हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो में हम जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पूरी सीरीज है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रीसेंट एग्जाम्स में आए हैं पेपर 1 से रिलेटेड। और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2019 में आए हैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस पूरी सीरीज में जो है हम डिस्कस करते हैं ना केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बल्कि उसके जहां कहीं भी पॉसिबल हो एक्सप्लेनेशंस को जो है हम इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डाइव टू लर्न की ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसको जाकर डाउनलोड करें। यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट वाइज वीडियोस, मॉक टेस्ट यूनिट वाइज, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सारे के सारे शिफ्ट के पेपर 1 के हो गए, कॉमर्स के हो गए, मैनेजमेंट के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए। सो कई सारे शिफ्ट के पेपर यहाँ पे पेपर 2 होम साइंस भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आप फ्री नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यू कैन डाउनलोड, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप के डाउनलोड का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइसेस फ्रॉम द गिवन लिस्ट बिलो विल फॉर्म पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं, जिसके बाद जो है हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टिपिकली कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग के दौरान हम जो इवैल्यूएशन करते हैं वह क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। एंड इट कैन बी कंडक्टेड मोर देन वंस फॉर इन-हाउस स्टाफ ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज with regards to any program when we are conducting फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। टीचिंग के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जब भी हम इवैल्यूएशन, एक बच्चे का जो इवैल्यूएशन हम कक्षा के दौरान कर रहे हैं, एक से ज्यादा बार कर रहे हैं, तो ये सब कुछ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हिस्सा बनता है। इफ वी एनालाइज द डेफिनेशन, इट इज क्लियर दैट द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन is to monitor the learning progress of the learner, and the key word to remember in formative evaluation is learning process। learning progress की हम बात करते हैं जो है during the lecture की हम बात करते हैं formative evaluation में। couple of examples, if we look at what is formative evaluation, examples are कंडक्टिंग यूनिट एंड एग्जामिनेशन। पूरा का पूरा अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल यूनिट एंड एग्जामिनेशन या फिर मंथली एग्जामिनेशन, चाहे क्वार्टरली एग्जामिनेशन या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का देखिए उद्देश्य क्या होता है, फीडबैक देना टीचर्स को कि उन्होंने जो पढ़ाया है वह कितनी अच्छे से जो है बच्चों ने ग्रैब कर लिया है। इट प्रोवाइड्स द फीडबैक टू द टीचर्स टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग एंड मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर कोई कॉन्सेप्ट बच्चों से जो है क्लियर किया गया ड्यूरिंग द लेक्चर, आप पूछ रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया है और वापस आप क्वेश्चन करके ये कंफर्म करना चाहते हैं कि whether the concept is clearly understood by the kids or not, and if not you can modify your teaching to incorporate learning and the progress of their learning। so progress of their learning यहाँ पर कीवर्ड है। यह पूरी जो है एक प्रक्रिया है लर्निंग के दौरान। जब हम इवैल्यूएशन कहते हैं, कहने का मतलब, तो वो कैसा इवैल्यूएशन बनता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बनता है। उम्मीद करती हूँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डाइव टू लर्न की ऐप आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप यहाँ प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर ले। यूनिट वाइज यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेगा, साथ ही साथ स्टेट सेट जैसे कि महाराष्ट्र सेट, गुजरात सेट और भी कई सारे सेट के पेपर्स यहाँ पे मौजूद है। उसको जाकर के आप जरूर डाउनलोड करें और उसका जो है लाभ लें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता था, which devices from the given list below will form part of formative evaluation। so conducting a quiz session, quiz session जो है हम अगर कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर इसका यहाँ पर देखेंगे आप प्रोवाइडिंग करेक्टिव फीडबैक ड्यूरिंग डिस्कशन। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन की बात हो रही है। एंड इनकरेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग। सो दीज आर
द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिलो are given a key number of key behaviors as well as helpful behaviors of effectiveness of teaching based on research evidence. So effectiveness of teaching पर based यह क्वेश्चन है कि टीचिंग कितना ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। इसमें से दो की बिहेवियर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को बतलाता है। स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स बाय टीचर in respect of what is to come, questioning through content and process level question, lesson clarity implying the extent to which presentations are not involved, probing which implies statements to encourage students to elaborate, engagement rate devoted to learning when students are actually doing the task, and rate at which students understand, correctly comprehend assignment and exercise. टीचिंग कितना ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है इसको हम कैसे जान सकते हैं? लेसन क्लैरिटी implying the extent to which presentations are not involved. Second is engagement rate devoted to learning when students are actually asking the question. So अब जितना ज़्यादा students question पूछेंगे उतनी ज़्यादा उनको जो है concept clarity मिलती है. Rate at which students understand correctly and comprehend assignment and exercise, इसका आंसर बन जाता है. So ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक ही तरीका होता है कि यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस जिसके बारे में आप बिल्कुल ही श्योर हैं, जैसे कि अगर हम इफेक्टिव लर्निंग कब इफेक्टिव होगी, टीचिंग कब इफेक्टिव होगी, तो आप देखेंगे जितना ज़्यादा जो है बच्चे जो है लेसन के बच्चों को क्लैरिटी मिलेगी। क्या केवल क्वेश्चनिंग करना जो है बनता है आपका टीचिंग इफेक्टिवनेस? नहीं, जितना ज़्यादा उनको लेसन की क्लैरिटी होगी, जितना ज़्यादा वह लेसन में इंगेज होते हैं, जितना ज़्यादा वह अंडरस्टैंड करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं चीज़ों को, सो ये सब जो है कुछ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के जो है मेन एलिमेंट्स बन जाते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से हर बार एक ना एक क्वेश्चन, या तो लर्नर इफेक्टिवनेस से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा या टीचिंग इफेक्टिवनेस से जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप नोट जरूर ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In communication in a classroom situation, which of the following approaches will be considered most appropriate? टेक्निकल एंड डोमिनियरिंग, जहां पर भी निगेटिव वर्क हो और निगेटिव वर्ड्स हो, जैसे डोमिनियरिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बात की जा रही है क्वेश्चन में कि कौन सा अप्रोच जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासरूम कम्युनिकेशन में आएगा? पर्सनल एंड इम्यूलेटिव, emphatic and pragmatic, and assertive and confirmative. So right answer here is emphatic and pragmatic. तो ये जो है most effective है when we are talking about classroom communication. Next is a teacher decides to form 6 groups of students and assigns a sub theme to each group for discussion and reporting. Which kind of communication model will best describe his or her strategy? So interaction model, हॉरिजॉन्टल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल एंड लीनियर मॉडल। ये जो है फ्रेंड्स कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम इसका आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। सो ट्रांजैक्शनल मॉडल विल बी टॉकिंग अबाउट व्हेन वी कवर कम्युनिकेशन इन डिटेल। कम्युनिकेशन के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका ये टास्क बन जाता है कि यदि आपको इनमें से कोई भी मॉडल नहीं आता, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हम जो है केवल जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हें हमने करना है, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो अब तक के पूछे गए कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर करना है। तो आप देखेंगे इंटरेक्शन मॉडल्स, यानी कि सारे ऑप्शंस को आप, इसमें से कोई भी मॉडल यदि कम्युनिकेशन का आपको नहीं आता है तो आप जाके इनको क्लियर कीजिए। इंटरेक्शन मॉडल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मॉडल क्या होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है एंड लीनियर मॉडल क्या होता है। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको क्लैरिटी नहीं है, हम आपके लिए वीडियो लेकर आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, हम इन टॉपिक्स का आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following are hindering factors in effective teaching? Select from the code to give your answer. Teachers' self-efficacy,
टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्टिव टीचिंग में बाधा डालने का काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं जनरली जब हम जल्दीबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, स्पेशली जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जनरली ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाते हैं। देखिए जरूरत यही है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल ही यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन होता है छोटा सा और 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उनको आप जो है थोड़ा सा कम समय दें। अब जो क्वेश्चंस बड़े हैं इसमें यहाँ पर इनको करने का एक ही जो है बेस्ट वे है, दैट इज गोइंग बाय एलिमिनेशन मेथड। जो चीजें आपको पता है कि ओके यहाँ पे पूछा गया है कौन से ऐसे फैक्टर्स है, पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जब भी बड़े क्वेश्चन हो तो जनरली कहीं पे ऐसे वर्ड नेगेटिव वर्ड्स डालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंडरिंग फैक्टर। सो नेगेटिव वर्ड्स वाले क्वेश्चंस नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग के पॉजिटिव एलिमेंट्स की बात की गई है या नेगेटिव एलिमेंट की बात की गई है, यह आपका आधा काम कर देता है। एंड सेकेंड हाफ इज योर एलिमिनेशन मेथड विच वी आर गोइंग टू लुक एट, हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। सो अगर टीचर्स सेल्फ एफिकेसी की बात करें, टीचर्स की एफिकेसी की बात करें, सो दैट्स अ पॉजिटिव एलिमेंट। सो अगर ए ऑप्शन किसी में है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट ऐसे ही कर सकते हैं। देन टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज, अगेन अ पॉजिटिव थिंग अबाउट टीचर, आप बी वाले ऑप्शंस को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है, ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो ऐसे आप आंसर को डिराइव कर सकते हैं। सो राइट आंसर हियर इज सी, डी एंड एफ। लो ability and willingness level of the teacher, this is again when we are looking at effective teaching, effective learning, ये दोनों हमने देखा है कई बार, कई शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर विलिंगनेस की कमी है, वेदर इट्स ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर और ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, तो आप लर्निंग टीचिंग टेक प्लेस कर ही नहीं सकती, इसीलिए विलिंगनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Second, lack of planning and teaching skills in a teacher and inappropriate body language of the teacher, ये सारा कुछ जो है hindering factors है in effective teaching। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। In the following characteristics of evaluation procedure identified those again which describe formative assessment। formative assessment हमने start of the lecture first जो है टॉपिक क्वेश्चन में ही देखा था। सो फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग द लेक्चर होता है। सो इवैल्यूएशन इज अ पोस्ट इंस्ट्रक्शनल इवेंट। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं पोस्ट यानी कि बाद में, इंस्ट्रक्शनल इवेंट होने के बाद में यदि इवैल्यूएशन करें तो क्या वह फॉर्मेटिव बन जाएगा, नहीं, वह फॉर्मेटिव ना बन के पोस्ट इंस्ट्रक्शनल इवेंट क्या बन जाता है, समेटिव बन जाता है। तो ए वाले जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिखता है, इसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन अकर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, सो ड्यूरिंग इज अ कीवर्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो बी वाला जो ऑप्शंस होंगे वो जो है क्वेश्चन का राइट आंसर का हिस्सा बनेंगे। तो बी वाला ऑप्शन कौन कौन से, 1 या फिर 3 में से एक जो है करेक्ट आंसर होगा। इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट बाय पॉलिसी मेकर्स, इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस पीरियोडिकली, द एम ऑफ द इवैल्यूएशन इज टू improve the process of teaching, and evaluation is based on participation of students and teachers। so यहाँ पे आप देखेंगे evaluation occurs during instruction, the aim of evaluation is to improve the process of teaching, this also we talked about when we spoke of the definition of formative assessment, and evaluation is based on participation of students and teachers। so 1 becomes the right answer here। Next question and the last question for this video, who proposed the theory of multiple intelligence। देखिए हर एक थियरी और उसके प्रोपाउंडर का आपको एक लिस्ट बना लेना है। सिगमंड फ्रूड ने कौन सी थियरी दी थी, यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ का बनता है दैट इज योर हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर्स ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी थी। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन सी थियरी दी थी, जीन पियाजे ने जो थियरी दी थी, सिगमंड फ्रूड ने जो थियरी दी थी, ये सारे चीजें जो है आपको इसका थियरी और प्रोपाउंडर लिख लेना है, और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और डाइव टू लर्न की ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर उसको भी डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।